हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सितंबर महीने का विज़न आईएएस आ चुका है, तो उसी से ये पहला आर्टिकल है आपका, वो है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022। गवर्नमेंट ने ये नया आपका रूल लाया है जो कि जो हमारे एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज है उसमें कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं और इसका कुछ एरियाज़ हैं जो आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, तो वो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो कि ये जो पूरा आपका रूल है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किया है और इससे क्या होगा कि जो हम मेज़रमेंट्स लेते हैं, मान लीजिए किसी क्रिमिनल का जो डिटेल्स है, चाहे वो उसका ब्लड स्पेसिमेन से लेके उसका बायोलॉजिकल डाटा, तो उससे कनेक्टेड जो डाटा है कैसे कलेक्ट करेगा, कौन कलेक्ट करेगा, उसी पे ये आपका क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स है 2022 का। नीड क्या था, ज़रूरत क्यों पड़ी ऐसे रूल की। देखिए, पहला तो हमें जो नए टेक्नोलॉजी है, जो एडवांसिंग टेक्नोलॉजी है, उसके अनुसार अपडेट करने की ज़रूरत है हमारे क्रिमिनल लॉ को। तो इसलिए हमारे मॉडर्नाइज़ करने के लिए पहला चीज़। दूसरा कि हम जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल रहा है हमारा इन्वेस्टिगेशन, उसको और ज़्यादा एफिशिएंट करने की ज़रूरत है, एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को जो जस्टिस है वो जल्दी से जल्दी मिल सके, हम प्रिवेंट भी कर सके क्राइम को और जस्टिस भी दे सकें। तीसरा है कि जो प्रीवियस रिकमेंडेशन है, इसमें आप मेंशन करोगे लॉ कमीशन। आपको पता है लॉ कमीशन के जो रिपोर्ट्स है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप GS2 का देखो तो अगर आप लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन को मेंशन करते हो तो उसमें आपको बोनस पॉइंट मिल जाता है। तो लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं या जो नई टेक्निक्स हैं वो यूज़ हो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। साथ में आपका जो मलीमात कमेटी थी, उन्होंने 2003 में कहा था कि जो अमेंड करने की ज़रूरत है 1920 का जो एक्ट है, और साथ में जो मजिस्ट्रेट को एम्पावर करने की ज़रूरत है ताकि जो ब्लड सैंपल्स है जैसे DNA, हेयर, सलाइवा और सेमन कलेक्ट किया जा सके। तो मलीमात कमेटी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हम देखते हैं कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, ये पहली चीज़ कि इसने रिपेल किया है आपका प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1920। ठीक है, जो आपका पुराना लॉ था उसको रिपेल किया है, और उसके बाद साथ में इसने स्कोप बढ़ाया है। जो भी मेजरमेंट्स होते हैं जो कलेक्ट किए जाते हैं ऑफ अ क्रिमिनल या किसी भी कन्विक्ट के, तो उसका स्कोप इस पर बढ़ाया गया है या उसको एक्सपेंड किया गया है, उसको डिटेल में बताया गया है। साथ में इससे क्या होगा कि इट विल हेल्प इन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व्ड इन एनी क्राइम। इसमें एक और जो बात है कि जो एम्बिट है कुछ प्रोविज़न का, जैसे एक्सपेंड किया टाइप ऑफ डाटा जो आपका मेजरमेंट कहलाएगा, मतलब बेसिकली जो भी प्रोविज़न्स हैं उसको डिटेल में किया है। साथ में जो एम्बिट्स हैं उसको एक्सपेंड किया गया है। तो एम्बिट जो है इसका एक्सपेंड भी एक प्रोविज़न है, ताकि जो मेज़रमेंट में काउंट होने वाला एग्जिस्टिंग डाटा था वो काफ़ी नहीं था। मतलब कि अभी तक 1920 एक्ट जो था उसमें सिर्फ फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ्स यही मेंशन था, लेकिन 2022 एक्ट में आपका बायोलॉजिकल सैंपल, आइरिस, रेटिना स्कैन, बिहेवियरल एट्रीब्यूट भी इंक्लूडेड है। साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो 75 इयर्स तक जो डिटेल्स है वो रिटेन किया जा सकता है। उसके बाद अगर आपने रेजिस्ट किया, अगर किसी कन्विक्ट ने रेजिस्ट किया तो उस पर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, उसे एक ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके रोल को एक्सपेंड किया गया है, जैसे कि स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, डिसेमिनेशन, डिस्ट्रॉइंग, ये सारा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रोल को आपका बेसिकली एक्सपेंड किया गया है, एम्पावर किया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को। ठीक है, तो ये कुछ की प्रोविज़न है। अगर हम कंपेयर करें 1920 का जो एक्ट है और 2022 का जो एक्ट है दोनों को, तो देखेंगे कि फर्स्टली जो डाटा है, ठीक है, जो उसका प्रोविज़न है उसको एक्सपेंड किया गया। जैसे 1920 एक्ट अगर आप देखो तो उसमें सिर्फ फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ था। वहीं 2022 एक्ट में आपका बायोलॉजिकल सैंपल्स भी है, आइरिस, रेटिना स्कैन, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, ब्लड सेमन, DNA प्रोफाइलिंग, ये सारे प्रोविज़न्स हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका कि
मतलब इंसान होगा जो कलेक्ट करेगा डाटा, उसमें अगर आप डिफरेंस देखें देखो दोनों का, तो 1920 एक्ट जो था उसमें था कि जो कन्विक्ट और अरेस्टेड फॉर ऑफेंसेस जिसमें 1 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो या उससे ज़्यादा, उसका आप कलेक्ट कर सकते हो। फिर अगर उसे पर्सन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, उसका भी आप कलेक्ट कर सकते हो। लास्टली मैजिस्ट्रेट जिसके लिए ऑर्डर किया है, इन अदर केसेस कलेक्टेड फ्रॉम एनी पर्सन टू एड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर मैजिस्ट्रेट ने कहा है तो उसका आप कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो 2022 एक्ट है उसको अगर आप देखो तो इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं, जैसे कि उन्हीं का सैंपल जो है बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट होगा जो कि may be taken forcibly only from person arrested for offense against a woman or a child, or if the offense carries a minimum of 7 years imprisonment। ठीक है। दूसरा जो फैक्ट है यहाँ पे कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर भी किसी इंसान को रखा गया है उसके भी डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे भी किसी भी पर्सन, नॉट जस्ट ऑन अरेस्टेड पर्सन, मतलब कि ऐसा नहीं है सिर्फ अरेस्टेड पर्सन, बल्कि किसी भी पर्सन का कलेक्ट किया जा सकता है। ये हो गया पर्सन जो कलेक्ट करेगा, उसमें अगर आप देखो डिफरेंस। फिर तीसरा है कि पर्सन हु मे रिक्वायर डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब कि कौन कलेक्ट करेगा। तो लेकिन जो कलेक्टिंग पर्सन होगा उसके बारे में अगर हम डिफरेंस देखें तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर CRPC, ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और ऑफ रैंक सब इंस्पेक्टर और अबव, या फिर मैजिस्ट्रेट, ये दोनों जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं आपका कलेक्शन का। मतलब कि अभी तक हमने समझा कि किसका डाटा कलेक्ट होगा, कि क्या आपका जुर्म है, किस कंडीशन में आपको आपके डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है, मैंडेटरीली, कंपल्सरीली। अब हम समझ रहे हैं कि किसके ऑर्डर पे, मतलब कि अभी तक हमने समझा कि पर्सन हुज डाटा वुड बी कलेक्टेड, एंड अब समझ रहे हैं हम किसके डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन अगर हम देखें तो पहले के लॉ में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या मैजिस्ट्रेट है उसके आपके ऑर्डर पे कलेक्ट हो सकता था, लेकिन अब जो है ऑफिस इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन या हेड वार्डन ऑफ अ प्रिजन, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशल मैजिस्ट्रेट, इनके भी आपके कहने पे कलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है रूल मेकिंग पावर। रूल मेकिंग पावर जो है पहला जो था 1920 का जो प्रोविज़न है उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को था, लेकिन अब जो है आपके सेंटर को भी ये पावर दे दिया गया है, तो स्टेट प्लस सेंटर के पास अब रूल मेकिंग पावर होगा। अब बात है कि प्रॉब्लम्स क्या है, की कंसर्न्स क्या है। तो देखिए, जब हम कंसर्न्स का बात करते हैं तो पहला तो यही है कि प्राइवेसी, हर एक इंसान का राइट टू प्राइवेसी है जो कि हनन हो रहा है। और जो पुत्तस्वामी केस जो था जिसमें कहा गया था कि नेसेसरी और प्रोपोर्शनैलिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, वो भी कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। कैसे वायलेट हो रहा है, तो देखिए स्टोरेज जो है वो कैन बी एक्सेस्ड वाइडली एंड नॉट जस्ट इन द केस फाइल, पहला पॉइंट। दूसरा कि जो सेफगार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिए गए हैं इस जो भी ये रूल है नया। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है कि 75 ईयर्स तक जो डाटा है वो स्टोर किया जा सकेगा, तो ये एक एडेड प्रॉब्लम है। ठीक है। बाकी कंसर्न्स जो हैं वो है कि फोर्सिबली एक्सट्रैक्शन, मतलब कि अगर किसी इंसान ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे अपना मेज़रमेंट, तो उस पर एक क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाता है, तो ये एक तरह से फोर्सिबल है बहुत ज़्यादा। तीसरा है कि मिसयूज़ का बहुत ज़्यादा चांस है, जिस तरह से छोटे लेवल पे भी ऑफिसर्स को अलाउ किया गया है, तो जो छोटे मोटे क्राइम्स हैं उसमें हो सकता है इसको मिसयूज़ किया जाए। ठीक है। और कोई लिमिटेशन नहीं है किस तरह से आप ये डाटा को यूज़ करोगे। उसके बाद जो लोअर लेवल पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन पे एक तो बर्डन बढ़ जाएगा, और दूसरा साथ में अब्यूज़ या मिसयूज़ का भी चांस बढ़ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पे आपने बहुत ज़्यादा एक तरह से लोड बढ़ा दिया है उसका, लेकिन उसको रिसोर्स चाहिए, इस रोल को कंप्लीट करने के लिए जो नेसेसरी रिसोर्स चाहिए वो आपने उसको नहीं दिया है। उसके बाद जो प्रेडिक्टिव पॉलिसीज़ पुलिसिंग है, मतलब बात की गई है प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की, तो हो सकता है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है जो वल्नरेबल हो या जो बायसनेस है वो प्रेडिक्शन में दिख जाए। तो प्रेडिक्टिव पॉलिसीज़ जो हैं जैसे बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स में ये कहीं ना कहीं गलत है, और हो सकता है इसका मिसयूज़ हो और ये गलत ट्रेंड सेट करे।
तो अगर हम कंक्लूज़न देखें तो इसमें यही होगा कि इवन दो इट्स अ वेलकम स्टेप, लेकिन हो सकता है कि जो वल्नरेबल हैं या जो ऑलरेडी वीक सेक्शन है उसके अगेंस्ट ये मिसयूज़ हो। तो इस तरह से हमने ये पूरा आर्टिकल कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।